हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हाँ, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल क्विज। तो आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे क्योंकि ये परीक्षा जो है हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी शीर्ष पद कौन होता है और वर्तमान 2026 में इस पद पर कौन कार्यरत है? तो दोस्तों आपके आंसर दिए गए हैं आपको। डीजीपी प्रशांत कुमार या विशेष महानिदेशक अमिताभ यश, डीजी डीजीपी दलजीत सिंह चौधरी या फिर कमिश्नर संजय प्रसाद। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके आंसर दिए गए हैं इसमें से सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डीजीपी प्रशांत कुमार। लेकिन अगर आप अभी करंट की ही बात करें तो ये भी चेंज हो गए हैं और इनकी जगह आ गए हैं आपके दोस्तों राजीव कृष्ण जी। ठीक है, तो यदि आपको ऑप्शन इन चारों में डीजीपी प्रशांत कुमार मिलता है तो आप इस पे लगाएंगे, और अगर आपको राजीव मिलता है ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, कौन मिलता है? राजीव कृष्ण। तो अगर आपको ऑप्शन मिलता है राजीव कृष्ण तो आप ऑप्शन लगाएंगे राजीव कृष्ण के ऊपर, यदि आपको ऑप्शन राजीव कृष्ण मिलता है, क्योंकि वर्तमान में राजीव कृष्ण जी काम कर रहे हैं, मई से इनकी नियुक्ति हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता यानी कि यूपी रेवेन्यू कोड किस वर्ष लागू की गई थी? ए 2006, बी 2012, सी 2016 या डी 2020? तो जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जो है वो लागू की गई थी दोस्तों आपकी 11 फरवरी 2016 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2016, और जो डेट थी वो थी आपकी 11 फेब, यानी कि अगर डेट भी आ जाए तो आप बता सकते हैं कि 11 फरवरी 2016 में ये लागू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में कौन कौन से दो रंग होते हैं? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का अपना एक ध्वज होता है और उसमें दो रंग कौन कौन से होते हैं? जो दो कलर होते हैं वो होते हैं लाल और नीला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल और नीला। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन हैं? प्रशासनिक व्यवस्था को जो है ठीक करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश को 8 पुलिस जोनों में बांटा गया है। डीआई और हर एक जो जोन होता है वो आईजी या एडीजी स्तर के अधिकारी के अधीन होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 जोन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में क्रियाशील साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की कुल संख्या कितनी है? तो साइबर अपराध को रोकने के लिए जो है वो प्रत्येक जिले में क्या बनाया गया है? क्रियाशील साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। तो उसकी संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं उतनी ही संख्या यहाँ पर स्टेशन साइबर क्राइम स्टेशन किया है, क्योंकि प्रत्येक जिले में जो है वो एक स्टेशन स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो है जिलों की संख्या है आपकी 75, तो यहाँ पर स्टेशन भी 75 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में जो डीजीपी का पद सृजित किया गया था वो किया गया था सन 1983 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1983। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस थाना क्षेत्रफल व संवेदनशीलता की दृष्टि से कौन सा माना जाता है? हजरतगंज, कर्नलगंज, सराय मीना या फिर पर्यटन थाना? तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक संवेदनशील थाना है वो है हजरतगंज थाना, और ये सबसे ज्यादा संवेदनशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजरतगंज लखनऊ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था जो आज भी भारतीय पुलिस व्यवस्था का आधार है?
पुलिस एक्ट जो पारित किया गया था वो किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1861, और ये अंग्रेजों के काल में बना हुआ है। ठीक है, अंग्रेजों के काल से ही ये पुलिस अधिनियम 1861 आज भी स्वतंत्र भारत में अधिकांश राज्यों की पुलिस और नियमों का मूल आधार है। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है? यूपी पुलिस एकेडमी। तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एकेडमी है वो है आपकी ऑप्शन नंबर 1 मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश में सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां पर है? तो जो उत्तर प्रदेश में सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुरादाबाद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश पुलिस की एक विशेष इकाई है जो आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए गठित है? तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो विशेष इकाई जो है वो है ATS, यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ATS। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी का यानी PSC का गठन किस वर्ष हुआ था? तो PSC का गठन जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए 1948 में। घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति के तहत कौन सा सुरक्षा दस्ता ब्लॉक स्तर तक कार्य करता है? तो एक दस्ता है जो घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा के लिए कार्य करता है और मिशन शक्ति के तहत काम करता है। तो नाम है ऑप्शन नंबर सी शक्ति दीदी या महिला बीट प्रणाली। पूरे उत्तर प्रदेश में एकीकृत आपातकालीन सेवा के लिए कौन सा नंबर डायल किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1112 यानी 112। उत्तर प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पुलिस संग्रहालय जो है वो जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद में। और यहाँ पर जो है वो पूरे पुलिस महकमे की जो है वो प्राचीन बंदूकें वर्दी वगैरह जो है वो इतिहास से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो इस संग्रहालय में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश के जिस शहर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है पहली बार वो है आपका ऑप्शन नंबर बी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस व्यवस्था भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है? पुलिस व्यवस्था भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट का विषय है? तो सात हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी सन 1950 को। ठीक है, और उस समय ये यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 तो 24 जनवरी को हमारा उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ठीक है, क्या चिंकारा, बारहसिंगा, बाघ या फिर जंगली भैंसा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बारहसिंगा, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी यानी स्टेट बर्ड क्या है? मोर, मोर तो राष्ट्रीय पक्षी है, सारस, तोता या कोयल? तो यहाँ पर बात हो रही है राजकीय पक्षी की यानी कि स्टेट बर्ड की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारस या क्रॉन्च। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अब राजकीय वृक्ष कौन सा उत्तर प्रदेश का? क्या बरगद है, नीम है, अशोक है या पीपल है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में इनमें से क्या शामिल नहीं है? ये मछलियां, धनुष बाण, गंगा जमुना नदियां या सिंह शेर? तो इसमें शामिल नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंह यानी कि शेर। बाकी इसमें मछलियां, धनुष बाण और गंगा जमुना नदियां जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? यह आपको पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो कौन सा है? पहला ही स्थान है जनसंख्या के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? अब एरिया वाइज देख रहे हैं यहाँ पर कि एरिया वाइज जो है वो उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से मैं आपको बता दूं, पहला स्थान जो है वो राजस्थान का है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आते हैं। तो चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो एरिया वाइज आता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है? अब यहाँ पर लिंगानुपात जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर। जौनपुर जिला ऐसा है जहां पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर 1000 पुरुषों पर जो है वो 1024 के करीब महिलाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। सोनभद्र जिला जो है वो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जिसमें जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य शामिल है। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम क्षेत्र को हाल में देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में उस स्थान प्राप्त हुआ है और वह एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। ठीक है, देश में सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में उच्च स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। अब सबसे छोटा जिला जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हापुड़। एरिया वाइज हापुड़ सबसे छोटा जिला है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों सहित मिलती है? अब हमारा जो स्टेट है इसकी सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9। तो इसकी सीमा 9 राज्यों से मिलती है, जिसमें 8 पूर्ण राज्य हैं और एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ललितपुर। ललितपुर जिला जो है वो 3 ओर से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा है। की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 67.7%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है साक्षरता दर, जिसमें जो महिलाओं की साक्षरता है वो लगभग 57% और पुरुषों की लगभग 77% के करीब है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है और इसमें कुल कितने जिले शामिल हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र, और इसमें जो है वो 7 जिले शामिल हैं। अब वो 7 जिले कौन कौन से हैं आपके दोस्तों? ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा और चित्रकूट, ये 7 जिले जो हैं वो इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्य लोक नृत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी चरकुला नृत्य। ठीक है फ्रेंड्स, चरकुला यही उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। सैफई महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता था? तो सांस्कृतिक और खेलों के लिए जो है वो मशहूर सैफई महोत्सव का आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में प्रतिवर्ष किया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 155 के तहत जो है वो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति या डी न्यायाधीश। तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन कर सकता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। और वो किस कंडीशन में कर सकता है? देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की स्थिति में इसको किया जा सकता। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को, तो संपत्ति के अधिकार को जो है सन 1978 में किया गया था 44वां संविधान संशोधन। तो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया था वो हटाया गया था ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये किया गया था सन 1978 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान किया गया है, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ? तो वो किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 14 के तहत। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो मुख्य न्याय आयुक्त की नियुक्ति करते हैं वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 403, यानी 403 सीट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 80। तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, तो उसकी सदस्य संख्या कितनी है? वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100।
1857 के विद्रोह की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी? झांसी, कानपुर, मेरठ या लखनऊ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। मेरठ वो शहर है जिससे 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, और 10 मई, तो 10 मई सन 1857 को ये विद्रोह हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी दोस्तों, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने ही कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और वह कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। काकोरी ट्रेन एक्शन, यानी कि इसका पूरा नाम था काकोरी कांड, ये किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1925। और काकोरी कांड था क्या? काकोरी कांड में जो है वो कुछ क्रांतिकारियों ने जो है वो सरकारी खजाने को ले जा रही ट्रेन को रोका था, और इन क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल आदि जो थे वो क्रांतिकारी शामिल थे। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध बौद्ध स्थल सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है, वाराणसी के पास, और ये लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर वहां से स्थित है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था आपका ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कनौज के नाम से जाना जाता है, और प्राचीन काल में इसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो शहर कनौज है, इसे कनौज के नाम से जाना जाता था, और प्राचीन काल में इसका क्या नाम था? प्राचीन काल में इसका नाम था कान्यकुब्ज। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, अयोध्या जो स्थित है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी के तट पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसी है? ये तो आपको पता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है वो है गोमती नदी के किनारे बसी। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो उत्तर प्रदेश से होकर बहती है? तो दोस्तों, भारत की जो सबसे लंबी नदी है जो उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है वो है गंगा, और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंटर होती है? बिजनौर जिले से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है फ्रेंड्स। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों, जो माता टीला बांध है ये है उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर स्थित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी। उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो रिहंद बांध परियोजना है वो दोस्तों आपकी स्थित है सोनभद्र जिले में, और सोनभद्र जिले में एक स्थान है पिपरी जहां पर ये बांध बनाया गया है रिहंद नदी के ऊपर। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र और सुगंधित तेलों के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का जो जिला है जो इत्र और सुगंधित तेलों के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। कौन सा शहर जग प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, कांच की चूड़ियों के लिए जो शहर जग प्रसिद्ध है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिरोजाबाद। क्योंकि फिरोजाबाद जो शहर है वो ही रंग बिरंगी कांच की चूड़ियों के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, और इसका दूसरा नाम दोस्तों सुहाग नगरी भी है। याद रखिए, इसका दूसरा नाम है सुहाग नगरी। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर किस विशेष निर्माण कला ऑब्लिक
हस्तशिल्प जीआई टैग प्राप्त के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों प्रदेश का शहर गोरखपुर जो है वो टेराकोटा यानी कि मिट्टी के बर्तन में खिलौने के लिए जो है वो ये हस्तशिल्प। क्वेश्चन नंबर 59, चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से शहर प्रसिद्ध हैं? लखनऊ और सुल्तानपुर, कानपुर और आगरा, मेरठ और हापुड़, बरेली और अलीगढ़। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कानपुर और आगरा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ताला नगरी कहा जाता है? ए मुरादाबाद, बी अलीगढ़, सी मेरठ, डी झांसी। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इज्जत नगर, बरेली, मखदूम, मथुरा, लखनऊ या फिर कानपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इज्जत नगर, बरेली। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी नई दिल्ली। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक नगर है कानपुर में स्थित है, और वहां पर कल्याणपुर में स्थित है, जहां दालों की उन्नत किस्मों पर शोध होता है इस इंस्टीट्यूट में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कानपुर। में केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए बांदा, बी झांसी, सी वाराणसी, डी अयोध्या। तो उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय कृषि वानिकी वो स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी झांसी में। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच या फिर सोनभद्र। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, और ये जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? नंबर 1 बाघों के लिए, और नंबर 2 दलदली हिरणों के लिए। नंबर 2 दलदली हिरणों के लिए। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के लिए ये प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित की गई है? ए लखीमपुर खीरी, इटावा, पीलीभीत या फिर गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश में जो बब्बर शेर सफारी स्थापित की गई है वो की गई है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इटावा जिले में। ठीक है, और ये किसके लिए की गई है दोस्तों? एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी या फिर फारसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, और अनुच्छेद 343 यानी संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत जो है दोस्तों हिंदी जो है भारत की क्या है दोस्तों? हिंदी जो है वो हमारे देश की राजभाषा है। ठीक है, ना कि राष्ट्रभाषा, क्योंकि क्योंकि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, और हिंदी जो है भारत की राजभाषा है अनुच्छेद 343 के तहत। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 44, 52, 33 या फिर 11। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 52। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण ध्वनियां होती हैं, जिनमें मूल स्वर होते हैं आपके 11 स्वर। ठीक है, स्वर 11 हैं आपके। व्यंजन जो है आपके कितने हैं दोस्तों? व्यंजन है आपके दोस्तों इसमें 33
3, 33 व्यंजन हो गए। और बाकी जो है आपके जो 4 बचे हैं वो हैं संयुक्ताक्षर। ठीक है ना। इक्वल टू ये 4 आपके संयुक्ताक्षर या अयोगवा। ठीक है दोस्तों, ये आपके 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव होता क्या है दोस्तों? तद्भव और एक होता है आपका तत्सम। अब तत्सम और तद्भव क्या होता है? तो तद्भव जो शब्द होते हैं वो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित होकर आते हैं। संस्कृत से परिवर्तित होकर जो शब्द आते हैं वो तद्भव हैं। और जो तत्सम जो संस्कृत से मूल रूप में आते हैं। ठीक है दोस्तों, संस्कृत से मूल रूप में आए हैं, ये कहलाते हैं आपके तत्सम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी सूरज है ये आपका तद्भव है, क्योंकि संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69, आशीर्वाद शब्द की सही वर्तनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आशीर्वाद शब्द की जो सही वर्तनी हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, आशीर्वाद। ये बिल्कुल ठीक है। हम लोग मैक्सिमम क्या लगाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देख लीजिए, यही इसका सही आंसर है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत कठिन कार्य भूखा रहना, लोहे से बनी चीजें या युद्ध में हार जाना। तो इसका सही आंसर आपको पता है, ये हो जाएगा आपका बहुत कठिन कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 71, तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों तरनी जो है वो दो तरीके से लिखा जाता है, एक तैर है रैम। तो दोस्तों तरनी जो है वो अगर उसमें बड़ी की मात्रा लग रही है, ठीक है दोस्तों, तो उसका अर्थ हो जाएगा नाव। ठीक है दोस्तों, और अगर इसमें लग रही है छोटी की मात्रा तरनी में, तो इसका अर्थ होता है सूर्य। तो चूंकि यहाँ पर मात्रा बड़ी की लग रही है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, नाव। अपेक्षा का सही विलोम शब्द क्या है? तो परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा या लौकिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षा। अपेक्षा मीन्स किसी का तिरस्कार करना, और अपेक्षा मीन्स किसी से कोई आशा रखना। ठीक है फ्रेंड्स। विद्वान शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो स्त्रीलिंग रूप जो विद्वान का हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विदुषी। लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में जो समास हो जाएगा दोस्तों, लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका। तो यहाँ पर जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्यजन। क्वेश्चन नंबर 76, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, भय, उत्साह या फिर विस्मय। तो वीर रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्साह। शोक जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वो होता है करुण रस का। ठीक है दोस्तों। भय जो है वो होता है भयानक रस का। और विस्मय जो होता है दोस्तों वो होता है आपका अद्भुत रस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्साह।
कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराय जग या पाए बहराय, या पाए बौराय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पर जो कनक शब्द आया है दो बार आया है, एक ये और एक ये। तो जो पहला कनक है इसका अर्थ है धतूरा, और दूसरे जो कनक कनक है इसका अर्थ है सोना। तो जहां पर एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। कादंबरी के रचयिता कौन है? ए कालिदास, बी वाणभट्ट, सी कबीरदास, या डी तुलसीदास। तो कादंबरी के रचयिता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाणभट्ट। गबन और गोदान उपन्यासों के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद, या फिर महादेवी वर्मा। तो गबन और गोदान जो उपन्यास हैं इनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है दोस्तों, यानी कि वह शब्द तत्सम है। तो इन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कपाट। कपाट शब्द जो है वो तद्भव नहीं है, बल्कि ये एक क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है। बाकी सभी काज, काम और कान ये सभी क्या हैं, तद्भव भेद होते हैं। तो 6, 7, 8 या 9। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8। कारक क्या होता है दोस्तों? हिंदी व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले चिन्हों को हम कारक कहते हैं, और इसके कुल 8 भेद होते हैं। अब वो भेद क्या होते हैं दोस्तों? वो होते हैं कर्ता, ठीक है, कर्म, कर्ण, अपदान, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। नंबर 6 संबंध, अधिकरण और 8 संबोधन। तो कर्ता के ये तो कारक के ये 8 भेद होते हैं। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो से जो विभक्ति हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, करण कारक की। ठीक है दोस्तों, क्योंकि करण कारक की विभक्ति जो है वो से होता है। यहाँ पर जो है वाक्य में जो साधन होता है जिससे कर्ता कार्य करता है, पेड़ से पत्ता गिरा। तो इस वाक्य में से किस कारक को दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, यानी पेड़ से वो अलग हो रहा है। जब संज्ञा के किसी रूप से किसी वस्तु या स्थान का जो है वो दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो, तो वहां पर अपदान कारक होता है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेड़ से जो है वो पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पर जो कारक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपदान कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? राम, जाना, आप या सुंदर। तो दोस्तों राम जो है ये तो हो जाएगा आपका संज्ञा, जाना हो जाएगा आपका क्रिया, और सुंदर हो जाएगा आपका विशेषण। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आप। श, पेट का से और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो दोस्तों ये चारों व्यंजन जो है वो
कौन से कहलाएंगे? परकंपी व्यंजन, स्पर्शी, ऊष्म, संघर्षी या फिर अंतस्थ है। तो दोस्तों ये सारे व्यंजन कहलाते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि दोस्तों इनके उच्चारण में जो है वो फेफड़ों से हवा जो निकलती है वो मुंह में आकर वो रगड़ पैदा करती है, यानी गर्मी पैदा करती है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। किसी संख्या का 40% 120 है तो वह संख्या क्या होगी? तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि वह संख्या हमारी x है, तो x का, ठीक है दोस्तों, 40 और प्रतिशत, 40% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 120 हो जाएगा। ठीक है, संख्या x है और उसका 40% 120 है। तो इस अब जो इक्वेशन बन गई इसे हम हल कर लेते हैं। तो x को हम एज इट इज लिखेंगे और जो आपका का है इसकी जगह हम मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान लगाएंगे। 40 भी ऐसे ही लिखा जाएगा और परसेंटेज जहां पर होता है उसकी जगह हम 100 बटे में लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 120। अब इसकी हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा आपका x इंटू 40 बराबर 120 गुणा 100, यानी ये 100 जो है हमारा अब यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों हो जाएगी आपकी 120 इंटू 100 और नीचे आ जाएगा आपका 40। तो 40 से हम 120 को काटते हैं, 40 या 120। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 100 और 3, यानी कि 100 और 3, 100 के 3 से मल्टीप्लाई आएंगे 300। तो यहाँ जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, यानी लघुत्तम समापवर्त। तो इसके लिए हम सभी संख्याओं को जिनका एलसीएम लेना है उन्हें 15, 20 और 30, हम इन सब का हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए हम इनको एक साथ रखेंगे और हम इन्हें भाज्य संख्याओं से इनके फैक्टराइज और फिर हम इसको भाज्य संख्याओं से कट करेंगे। तो 5 का, ये 5 से तीनों जो है 5 के टेबल में आते हैं तो इसलिए 5 का टेबल इन सब पर चल जाएगा। 5 या 15, 5 चौके 20, 5 इक्के 30। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम 3 से ही कर लेते हैं। तो 3 3 और यहाँ पे 3 2 6। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों 2 से हो जाएंगे। तो 2 2 4, 2 1 2 और यहाँ पर फिर ये 2 आ जाएगा, 2 1 2। अब सब जगह ये आ गया। अब हम जो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए निकल के, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5 या 15, 30 और 3 60। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 60। एक मेज को 1200 रुपए में खरीद कर 1500 रुपए में बेच दिया गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कि आपका सीपी कॉस्ट प्राइस, जिसे क्रय मूल्य कहेंगे वो हो जाएगा आपका 1200 और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य यानी जिस पर हमने बेचा है वो हो जाएगा आपका 1500। तो आपका जो लाभ हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को हटा दिए, यानी हमने खरीदी है, हमने बेची है 1500 की, खरीदी थी हमने 1200 रुपए की, तो लाभ हो गया हमारा सीधा सीधा 300 रुपए। तो लेकिन ये लाभ जहां पर जो है वो रुपए में है, हमें पूछा गया है प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ क्या हो। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, यानी रुपए में जो लाभ हमने निकाला है वो अपॉन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जितने में खरीदी है अब मल्टीप्लाइड बाई 100। तो लाभ था यहाँ पर हमारा 300 रुपए।
और क्रय मूल्य हमने खरीदा था यानी 1200 रुपये में, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। 300, 300 कम 300, 300 चौके 1200, और 4 एकम 4, और 4 को 100 से करेंगे तो 25। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 25%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इसमें सबसे पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर को निकाल लेंगे। तो सबसे पहली प्राइम नंबर 2 है, अभाज्य संख्या, फिर हो जाएगी आपकी 3, 5, 7 और 11। तो ये हमारी 5 प्रथम अभाज्य संख्या हो जाएंगी। अब इनका अगर एवरेज निकालना है तो इन सबको हम ऐड कर लें, इन सबको जोड़ लेंगे, और जितनी संख्या यानी संख्या यह 5 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे तो 28 आएगा, और नीचे 5। तो 28 को 5 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 पंजे 25, 3 और यहाँ पॉइंट लगाकर 0, और यहाँ भी पॉइंट, 5 छक्के 30। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5.6। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? यानी किलोमीटर प्रति घंटा में हमें चाल दी हुई है और निकालनी है हमें मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब भी चाल हमें किलोमीटर पर घंटा में दी हो, चाहे ट्रेन हो चाहे बस हो किसकी भी, और अगर मुझे कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकंड में, तो हम उस चाल को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किस चाल को? यानी जो भी ट्रेन या बस की चाल होगी। तो यहाँ पर चाल है हमारी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो अब ये बदल जाएगी मीटर पर सेकंड में। और इसको हम हल कर लेंगे, 18 एकम 18, 18 चौके 72। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 × 5 यानी कि 20। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज निकालने का क्या फार्मूला है दोस्तों? ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज, वो होता है बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पर मूलधन जो है वो हमारा 5,000 रुपए, यानी जो हमने पैसा लिया था 5,000 रुपए। ठीक है ना, दर हो जाएगी हमारी 10%। ठीक है दोस्तों, ये दर हो गई, ये मूलधन हो गया, और समय कितना है हमारा 2 वर्ष। तो सबको इसमें रखकर और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 20 से 20 कट हो जाएंगे, तो आपका 50, 10 और 2, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,000 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1,000। ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी 4:5 है, 4:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? तो यहाँ पर जो अनुपात दिया है हमें, वो दिया है ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3, और बी अनुपात सी दिया है हमें 4:5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है बी 2 बार है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ। तो यहाँ पे बी का जो अनुपात है वो 3 है, और यहाँ पे बी का अनुपात है 4। तो हमें जो है वो बी का अनुपात जो है वो दोनों ही में इक्वल करना है, यानी अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 होने चाहिए, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को जो है वो क्या कर देंगे,
इस इक्वेशन को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस 4 की, ये जो b का अनुपात यहाँ पे 4 दिया है, इसकी तो 4 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो यहाँ b का अनुपात 3 दिया है, इस 3 की इन दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अनुपात 3, और इसकी भी 4 से। कौन से 4 से की हमने, इस वाले 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुपात बदल जाएगा अब, वो हो जाएगा आपका 8:12। ठीक है, अब ये जो 4:5 है, यहाँ पर हम जब b का अनुपात ये वाला है 3 वाला, उसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करें दूसरी इक्वेशन में, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और अनुपात 5 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ठीक है, तो यानी कहने का क्या अर्थ है शॉर्ट में दोस्तों, ये जो 3 है b का अनुपात, उसकी मल्टीप्लाई तो इन दोनों में कर देंगे, और जो यहाँ पे अनुपात b का 4 है, उसकी मल्टीप्लाई हम इन दोनों में कर देंगे, जिससे क्या होगा कि b का अनुपात जो है दोनों में बराबर हो जाएगा। देखिए, अब b का अनुपात यहाँ पे 12 हो गया है, और यहाँ पर भी b का अनुपात 12 हो गया है। तो यानी अब b का अनुपात a अनुपात b बराबर हो गया आपका 8:12, और b अनुपात c आपका हो गया 12:15। तो अब तीनों में अगर हम तीनों का अनुपात निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c, तो a का अनुपात 8, ठीक है, b का अनुपात 12, देखिए दोनों में 12 आ रहा है, और c का अनुपात 15। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8, 12, 15, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। श्रृंखला को पूरा करना है हमें। ठीक है, एक श्रृंखला में दी हुई है और उसको हमें पूरा करना है। तो सब श्रृंखला के पहले दूसरे पद में देख लेते हैं कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे 4 का है, 6 और 12 के बीच में 6 का है, 12 और 8 के बीच में 8 का, और यहाँ पर 10 का। तो यानी कि 4, 6, 8, 10। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा अगली संख्या में, वो आएगा 12 का। तो यानी 30 के बाद जो 12 जोड़कर आएगा, वो आएगा आपका 42। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42। यदि कैट को कोड भाषा में 3120 लिखा जाता है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि कैट को कोड भाषा में क्या लिखा जा रहा है। तो यहाँ सी का जो क्रम होता है, वो वर्णमाला में 3 होता है। ठीक है दोस्तों, ए का जो है वो पहला ही होता है, और टी का जो है वो 20 नंबर पे होता है। तो यानी जो वर्णमाला में इनका क्रम है, वही यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो इसी तरह जो डी का क्रम हो जाएगा, वो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो आपका ओ का क्रम हो जाएगा, वो हो जाएगा 15, और जो जी का क्रम हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार कलम का संबंध लिखने से, उसी प्रकार चाकू का संबंध किससे होगा। सब्जियां काटने, रसोई, या फिर पेन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काटने से, क्योंकि कलम लिखता है और चाकू काटता है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसका मुख किस दिशा में, यानी वो किस दिशा में जा रहा है, उसका मुंह किधर है। तो सबसे पहले हम इस दिशाएं बना लेते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। देखिए दोस्तों, दिशाएं जो होंगी आपकी हमेशा ऐसे ही बनेंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो उत्तर दिशा यानी नॉर्थ, साउथ दक्षिण, पूरब पश्चिम। तो वो जा रहा है 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में, यानी कि वो 10 किलोमीटर इधर जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए 10 किलोमीटर चल दिया, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर चला वो पूर्व दिशा की ओर, सॉरी, तो वो 10 किलोमीटर चला उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, फिर वो दाएं ओर मुड़ा, दाएं हाथ इसका किधर बैठेगा दोस्तों, इधर, इस साइड। तो वो दाएं हाथ की तरफ मुड़ेगा, तो वो इधर मुड़ेगा ऐसे।
ठीक है, और यहाँ पे वो फिर 5 किलोमीटर चला। ठीक है, तो अब उसका मुख किस दिशा में हो, तो उसका मुख तो इधर ही होगा। तो इधर कौन सी दिशा आ रही है, ईस्ट, यानी के पूर्व दिशा। तो यहाँ पर जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्व दिशा। क्वेश्चन नंबर 97, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है। तो अरुण जब कह रहा है कि ये लड़की मेरी माँ के पोते, तो माँ का जो पोता होगा या तो वो अरुण का बेटा होगा या फिर अरुण के भाई का बेटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब वो क्या है, उस पोते की पत्नी है, तो अरुण की क्या लगी, वो अरुण की वो लगी दोस्तों बहू। तो अरुण का उससे क्या संबंध हो गया, ससुर का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विषम को चुनिए, इन 4 महीनों को के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, जनवरी, फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो हमें इनमें से कुछ अलग निकालना है। विषम कौन सा है, देखिए दोस्तों, विषम जो है वो दिनों के हिसाब से निकल सकता है। जनवरी में होते हैं आपके 31 डेज, मार्च में भी आपके 31 डेज होते हैं, अप्रैल में होते हैं आपके 30 और मई में होते हैं आपके 31। तो यहाँ पर जो विषम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल, क्योंकि इसमें 30 दिन होते हैं। यदि बीते हुए कल से पहला दिन गुरुवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा। तो यदि बीते हुए कल से, मान लीजिए दोस्तों आज 18 तारीख है, तो यदि बीते हुए कल, अब तो कल 17 तारीख थी, ठीक है, और कल से पहला दिन 16, ठीक है, तो ये दिन था गुरुवार, क्या था, गुरुवार था। ठीक है, तो आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा। अब 18 तारीख के बाद जो आने वाला दिन होगा 19, ठीक है, आने वाला कल हो गया 19, और कल के बाद यानी 20, तो 20 तारीख के का दिन पूछा जा रहा है कि 20 तारीख का दिन क्या होगा। तो चूंकि 16 का गुरुवार है, 17 का क्या हो जाएगा शुक्रवार, 18 का शनिवार, 19 का रविवार और 20 का सोमवार। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमवार। पासे पासे डाइस के एक उछाल में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों जो पासा होता है उसमें 6 संख्याएं होती हैं इसके ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इनमें सम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2, 4 और 6। ठीक है ना, 2, 4, 6 ये इसमें हो गई हमारी सम संख्याएं। ठीक है दोस्तों, और कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, यदि पासे को उछालें तो परिणाम कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3, 4, 5 या 6, यानी परिणाम आ सकते हैं हमारे कुल 6। ठीक है दोस्तों, तो सम संख्या आने की जो प्रायिकता हो जाएगी हमारी, सम संख्या आने की प्रायिकता, वो हो जाएगी आपकी कुल सम संख्याएं। ठीक है, कुल सम संख्याएं जो डाइस पर हैं और बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर कुल सम संख्या है हमारी 3, यानी कि 2, 4, 6। ठीक है, और कुल परिणाम कितना आएंगे, 6। ठीक है, तो हम इसे कट करेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 1/2। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1/2।
तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी समय लगता है, काफी मेहनत लगती है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।